दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। त्योहारों के पहले आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। त्योहारों में कई जगहों पर धमाके की साजिश थी। यूपी, दिल्ली और राजस्थान से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। पीएम मोदी के अलीगढ़ कार्यक्रम में भी हमले की योजना थी, सूत्रों के हवाले से खबर। त्योहारों में कई जगहों पर धमाके की साजिश थी और जो कल कार्यक्रम था अलीगढ़ में प्रधानमंत्री का, वहां भी धमाके की साजिश थी। लेकिन यूपी एटीएस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने मिलकर इस साजिश को नाकाम कर दिया है। अलीगढ़ से अयोध्या तक धमाकों की साजिश थी, तो ये देखा जाए बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस की, दिल्ली पुलिस की। अलीगढ़ से अयोध्या तक धमाके करने का यहां पे प्लान था। 6 संदिग्ध आतंकी यूपी, दिल्ली और राजस्थान से गिरफ्तार किए गए। अब आपको बताते हैं कि ये आतंकी कहां से पकड़े गए। लखनऊ का मोहम्मद आमिर जावेद, उम्र 21 साल, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही प्रयागराज का जीशान कमर, 28 साल उम्र इसकी, प्रयागराज के करेली इलाके से गिरफ्तार हुआ है। रायबरेली का मूलचंद उर्फ लाला उर्फ सज्जू, 47 साल इसकी उम्र, रायबरेली से गिरफ्तार हुआ। बहराइच का ओसामा उर्फ समी, 22 साल इसकी उम्र, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली का मोहम्मद अबू बकर, 23 साल उम्र, दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। मुंबई का मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, 47 साल इसकी उम्र, राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार हुआ है। ये गिरफ्तारियां, ये संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए अलग अलग जगहों से। लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, कोटा, हर जगह से कनेक्शन इन आतंकियों के। और अब बात उन आतंकियों की जिनकी गिरफ्तारी यूपी से हुई है। इसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद आमिर जावेद का है, जो लखनऊ का रहने वाला है। मोहम्मद आमिर जावेद की गिरफ्तारी लखनऊ से ही हुई है। बताया यह जा रहा है कि जावेद कई आतंकियों के संपर्क में था और साथ ही इसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी संपर्क थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और यूपी एटीएस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि सभी 6 लोग आतंकवादी संगठन से संबंधित हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। एक आदमी आमिर जावेद जो पकड़ा गया है वो यहाँ पर आलमबाग के प्रकाशपति नगर का रहने वाला है और यहाँ पर इस समय देख रहे हैं आप, वो सामने उस संदिग्ध आतंकी का घर है जहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। एटीएस का कहना है कि आमिर जावेद पाकिस्तान समर्थित ISI एजेंसी के संपर्क में था और कई बड़े जो आतंकी हैं, जो ISI के आका हैं, उनसे लगातार उसकी बातचीत चल रही थी। कुछ बड़ी साजिश रचने की फिराक में थे। सभी 6 आतंकियों से एटीएस इस समय पूछताछ कर रही है और बहुत जल्दी इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। दूसरी बड़ी गिरफ्तारी जो यूपी से हुई वो जीशान कमर नाम के आतंकी की है। जीशान कमर नाम का ये संदिग्ध पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे अरसे तक दुबई में रहा है। एटीएस की टीम ने जीशान कमर को प्रयागराज के करेली इलाके से गिरफ्तार किया है। जीशान की निशानदेही पर नैनी इलाके से एक IED भी बरामद हुई है। BDS टीम के जरिए इस ID को डिस्ट्रॉय भी करा दिया गया है। जीशान भारत में खजूर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था, लेकिन एटीएस ने जो खुलासा किया वो बहुत चौंकाने वाला है। प्रयागराज में बड़े आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। एटीएस की टीम ने यहां एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। जीशान कमर नाम के इस संदिग्ध की गिरफ्तारी करेली मोहल्ले के C ब्लॉक से हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं जीशान कमर के घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला आलीशान मकान है जिसमें जीशान कमर रहता था। एटीएस की टीम दिन में यहां पर आई थी, उसके साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी थे। एटीएस की टीम ने यहां पर जीशान को हिरासत में लिया और उसकी निशानदेही पर कई दूसरी जगह पर छापेमारी की। जीशान के बारे में बताया जाता है कि वो MBA पास आउट है, दुबई में रहकर अकाउंटेंट का काम करता था। तकरीबन 28 से 30 साल की उसकी उम्र है। घर में उसकी पत्नी रहती थी, उसके पिता रहते हैं, 2 बहनें थीं, अकेला भाई था जीशान कमर। और लॉकडाउन के दौरान वो दुबई से इंडिया वापस आया था, उसके बाद दुबई वापस नहीं गया। इन दिनों वो यहाँ पर रहकर खजूर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था। पड़ोस के लोगों को कतई इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जीशान इस तरीके की हरकत करेगा। तो कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं, एक सज्जन, हम उनसे बात कर लेंगे, जानने की कोशिश करते। बताइए क्या कहना है जीशान? हम तो हो गए बता चुके भाई आपको, हम तो बता चुके आपको कि बिल्कुल बेकसूर है वो, 100% कसूर है, उसने कुछ नहीं किया। उसको किससे आप जानते हैं?
अरे भैया वो किनारे हमारा मकान है, यहाँ है, जब से पैदा हुआ है तब से जानते हैं। एटीएस जो दावे कर रही है उस पर टीएस नहीं जानते, हम बच्चे की वो तरबियत जानते हैं कि उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। जो पड़ोसी हैं वो ये मानने को कतई तैयार नहीं हैं कि जीशान कमर जिसे गिरफ्तार किया है एटीएस ने, उसकी गतिविधियां इस तरीके की हो सकते हैं। लोग हैरान भी हैं। और अगर परिवार की बात करें तो परिवार के लोगों ने खुद को घर में कैद रखा है, सामने आकर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना भर कहा है कि नहीं, जीशान बेकसूर है, उसे किसी साजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि जो उसकी निशानदेही पर जो दूसरे लोगों से पूछताछ की गई है, जो आईईडी बरामद हुई है, उसके बारे में परिवार के लोग कुछ नहीं कह पा रहे हैं। पूरे इलाके में जो है वो भीड़ लगी हुई है। लोग हैरान हैं कि आखिरकार एक सीधा साधा सा दिखने वाला युवक किस तरीके से उसका ऐसा कनेक्शन निकला कि उससे आज आतंकवादियों के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है। बहरहाल एटीएस जीशान कमर को अपने साथ लेकर के गई है। उसके कहने के आधार पर, उसके बयान के आधार पर कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि एटीएस जल्द ही इस पूरे जीशान कमर और उसके साथियों के बारे में कोई ना कोई खुलासा करेगी और पूरे पुख्ता सबूत के साथ रेकी करने के बाद ही एटीएस ने यहाँ पर छापेमारी की थी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इस बहुत बड़ी खबर पर, इन गिरफ्तारियों पर, इस ऑपरेशन पर, ज्वाइंट ऑपरेशन पर यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की बात करने के लिए इस वक्त हमारे 4 सहयोगी 4 अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन 4 शहरों से आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं, लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं और रायबरेली से पंकज सिंह हमारे साथ हैं। पहले लखनऊ चलते हैं, विवेक के पास चलते हैं। विवेक का यूपी एटीएस ने बड़ा काम किया है और 10 अलग अलग टीमों के गठन की भी बात हो रही है, जो खुफिया तरीके से लगातार इस अभियान पर काम कर रही थी पिछले कुछ दिनों से। लखनऊ से भी एक गिरफ्तारी हुई है, तो इन तमाम चीजों पर हमारे दर्शकों को अपडेट दें। लखनऊ से जो गिरफ्तारी हुई है उस संदिग्ध आतंकी के बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी राजन, लखनऊ से यहाँ आलमबाग इलाके से प्रेमवती नगर से गिरफ्तार किया गया है आमिर जावेद, उसका नाम है। और आमिर जावेद जीशान का साला है। जीशान जो प्रयागराज का रहने वाला है और जीशान ने ही पाकिस्तान जाकर आईएसआई से ट्रेनिंग ली थी। एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें अगर मूलचंद उर्फ साजू जो गिरफ्तार हुआ है, इसके अलावा जो महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ है जान मोहम्मद, उसको अगर छोड़ दे दोनों को, तो बाकी सब 22 साल, 24 साल, 28 साल के लड़के ही हैं। यानी एक बड़ी चीज़ ये छानबीन में सामने आई है कि जो आईएसआई एजेंसी है वो अंडरवर्ल्ड के जरिए जो नए लड़के हैं, जो छोटी मोटी मोहल्ले में बदमाशी करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, उनको टारगेट बनाकर उनको अपने साथ लेकर रेडिकलाइज करती है। उसके बाद उनको टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। जीशान और ओसामा ने उन्होंने वहाँ जाकर आईएसआई से ट्रेनिंग ली थी, तो बाकायदा कैसे बम बनाए जाते हैं, कैसे आईईडी जो बनाई गई है वो यहीं पर बनाई गई है या कहीं से मंगाई गई थी, ये बात भी छानबीन की जा रही है इसकी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आईईडी अगर यहाँ बनाई गई है, इसका मतलब कि वो पूरी तरह से ट्रेंड थे और जल्दी ही इस तरह की और आईईडी बनाकर धमाकों की तैयारी थी, साजिश रची जा रही थी। इन जानकारियों के बाद एटीएस और अन्य जो एजेंसियां हैं वो सतर्क हो गई हैं और पूरा अलर्ट घोषित किया गया है। खासकर जो सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे लखनऊ राजधानी के अलावा अयोध्या में बात आ रही है सामने, कानपुर की बात है, प्रयागराज की बात है, वाराणसी की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद हैं जहां पर सेंसिटिविटी ज़्यादा है और एक खास वर्ग की पहुंच भी है, वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव भी है। अगर हम बात करें तो रोहिंग्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, जैसा कि कल हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि वहाँ पर आईएसआई ने जो ट्रेनिंग दिलाई थी जब जीशान और ओसामा को, वहाँ पर 15-16 बांग्ला भाषी लोग भी थे। क्या ये बांग्ला भाषी रोहिंग्या थे? क्या वो वहाँ से चल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिपे हुए हैं? इस बात की भी छानबीन हो रही है और बहुत तेज़ी से एटीएस की तमाम टीमें लगी हुई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में छानबीन कर रही है। इसके अलावा जो संवेदनशील शहर हैं वहाँ भी जानकारी ली जा रही है, वहाँ के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जीशान और आमिर दोनों रिश्तेदार थे। आमिर की बहन की शादी हुई थी जीशान से और दोनों ही दुबई में रहे हैं, लंबे समय तक खाड़ी देशों में रहे हैं। वहाँ से भी इनके कनेक्शन किस किस से थे, क्या दुबई के जरिए आईएसआई से कनेक्शन हुआ, पाकिस्तान गए लोग, ये भी पता लगाया जा रहा है। और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, जैसा अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम सामने आ रहा है। अंडरवर्ल्ड में यूपी में भी बहुत सारे दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन हैं, उन पर भी पड़ताल चल रही है। उसके लिए जो लोकल पुलिस है उसकी मदद दी जा रही है। ठीक है विवेक, अब हम दिल्ली चलेंगे अविनाश तिवारी के पास, चूंकि दिल्ली पुलिस ने
बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान दिया, उनकी भी बड़ी भूमिका रही है और गिरफ्तारी दिल्ली से भी हुई है। तो अविनाश हमें अपडेट करेंगे कि अब इस मामले में उनके पास क्या अपडेट है और जो गिरफ्तारी वहां से हुई है उसके बारे में उनके पास क्या मालूमात है। अविनाश जी देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, तो जो ये 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं, सबसे पहले इनको दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ कर रही है कि इनके साथ आखिर कौन कौन से स्लीपर सेल थे जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें, इन 6 आतंकवादियों को 2 गुट में बांटा गया था। एक ग्रुप का काम था कि वो सीमा पार से हथियार लाकर जो तमाम सारे उनके यहाँ पे एजेंट थे, स्लीपर सेल थे, उन तक पहुंचाना था। और दूसरे ग्रुप का ये काम था कि लोगों को मोटिवेट करते हुए उन तक पैसे पहुंचाने, हवाला के जरिए पैसे आ रहा था इनके पास, जो दूसरा ग्रुप था। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भारत के अंदर आखिर कौन लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे, खासतौर से हवाला से जो पैसा इनको मिल रहा था वो कौन इनको मुहैया करा रहा था। इसके साथ साथ जो इनके और ज्यादा स्लीपर से भारत के अंदर मौजूद है वो कहां मौजूद हैं और किन किन राज्यों में ये बड़ी घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे। क्योंकि अनीस इब्राहिम जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई है, उनके टच में होने की बात आ रही कि जो तमाम सारे आतंकी थे जिसके संपर्क में थे और वो भारत के अंदर दीपावली, नवरात्र और रामलीला के उपलक्ष्य में तमाम सारे धमाके कई शहरों में करवाना चाहता था। इसीलिए अब दिल्ली पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर कौन कौन लोग इनके साथ और जुड़े हुए हैं और किस तरीके से धमाके की योजना थी। क्या किसी के पास हथियार या आईईडी वगैरह पहुंचे तो नहीं है, और पहुंचे हैं तो कहां पर पहुंचे हैं। ये तमाम सारी चीजें अभी दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो 15 लोग कौन थे जिनको जो बांग्ला बोलते थे और जिनको ट्रेनिंग दी गई थी साथ में। तो ये भी पता लगाने के लिए अभी जो है तमाम सारे आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार कल से जब से ये 6 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से पूछताछ करी और तमाम सारे जो राज्य हैं, खासतौर से अगर बात करें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनसे भी यहाँ की भी पुलिस से लगातार संपर्क में है और तमाम सारे जो इंटेलिजेंट है वो साझा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कहा गया है कि वो अपने स्तर से भी तमाम सारी जानकारियां जुटाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 3 आतंकवादी रहने वाले हैं, खासतौर से एक प्रयागराज का, एक लखनऊ का और एक रायबरेली का, तो आसपास के और जो इनके यार दोस्त थे, मित्र थे, क्या वो इनसे भी प्रभावित थे और अगर प्रभावित थे तो उनके बारे में भी पता लगाया जाए। अब 14 दिन की हिरासत की बात आप बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने ली है इन 6 आतंकियों की, संदिग्ध आतंकियों की। जाहिर सी बात है पूछताछ में वो पूरा नेटवर्क खंगालने की कोशिश करेंगे, सारे संपर्क जानने का प्रयास करेंगे। प्रयागराज चलते हैं, मोहम्मद मोइन के पास एक गिरफ्तारी वहां से भी हुई है। मोइन, हमने देखा आप बात कर रहे थे एक पड़ोसी से जहां पर ये गिरफ्तारी हुई, इस युवक के पड़ोसी से, और वो कह रहे थे कि तरबियत बहुत अच्छी हुई है, ये बेगुनाह है। लेकिन उसी की निशानदेही पर नैनी से एक आईईडी भी बरामद हुआ और फिर बाद में बीडीएस ने उसे डिस्ट्रॉय किया है। तो कैसे यूपी एटीएस को यहां पर सुराग लगा इस संदिग्ध आतंकी का? मोइन, देखिए, इस वक्त हम प्रयागराज के करेली इलाके के उसी सी ब्लॉक में मौजूद हैं जहां संदिग्ध आतंकी जीशान का घर है, जहां से कल उसकी गिरफ्तारी की गई है। और आपको बता दें कि एटीएस की टीम ने जीशान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो एटीएस की कार्रवाई है, जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की एक टीम अब भी प्रयागराज में कैंप किए हुए है और कल जीशान की निशानदेही पर 3 अन्य संदिग्ध युवकों को उठाया गया है। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे यह संपर्क जानने की कोशिश की जा रही है कि जीशान से उनके किस तरीके के संबंध थे, क्योंकि जीशान की कॉल डिटेल्स के आधार पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, जो इंटरनेट की चैटिंग वगैरह थी, उसके आधार पर इन 3 युवकों को उठाया गया है। इसके साथ साथ एक मदरसा संचालक के यहां भी छापेमारी की गई थी। मदरसा संचालक नहीं मिले, लेकिन उनके परिवार वालों से पूछताछ करने के बाद एटीएस की टीम वहां से चली गई थी और जीशान की निशानदेही पर कल रात को नैनी इलाके के जिस पोल्ट्री फार्म से आईईडी बरामद की गई है वो शाहरुख नाम का शख्स चलाता था। शाहरुख के बारे में भी अभी एटीएस को पता नहीं चल पाया है। हालांकि वहां से एटीएस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला हुआ है जिससे यह साफ होता है कि जो आईईडी थी वो 24 घंटे पहले ही वहां पर ले जाया गया था। लेकिन ये शाहरुख कौन है, क्यों पोल्ट्री फार्म चलाता था, पोल्ट्री फार्म की आड़ में क्या कुछ किया जाता था, जीशान से उसका किस तरीके का संबंध है, क्योंकि जीशान के परिवार वाले भी ये मानते हैं कि वो दुबई में रहकर अकाउंटेंट की नौकरी करता था, लेकिन पैसे लेता था वहां किसी कंपनी से, अकाउंटेंट का ही काम करता था, या वहीं से वो आईएसआई के संपर्क में आया और वहां से वो कैसे मस्कट होते हुए पाकिस्तान गया। तो बहुत ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब एटीएस को तलाशने हैं और जिनके जवाब सामने आने पर
बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो प्रयागराज से 3 अन्य युवकों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बहुत मुमकिन है कि एटीएस की टीम आज भी प्रयागराज में कुछ जगहों पर छापेमारी कर सकती है, कुछ अन्य संदिग्धों को उठा सकती है। ये आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं आप। किसी की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। आप कह रहे हैं कि 3 और युवकों को उठा लिया गया है और अभी भी यूपी एटीएस का ऑपरेशन प्रयागराज में जारी है। अभी भी यूपी एटीएस की टीम प्रयागराज में कैंप किए हुए है और अभी भी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ये अहम अपडेट आपने दिया और आपको बताएं कि पाकिस्तान से कथित कनेक्शन होने के शक में यूपी एटीएस और दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने ऊंचाहार थाना इलाके के सलेमपुर भैरव गांव से एक कथित अधेड़ को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कथित आतंकी मूलचंद श्रीवास्तव उर्फ साजू की गिरफ्तारी के बाद पूरे गांव में परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने गलत तरीके से साजू को उठाया और परिवार का दावा है कि साजू कभी गांव से बाहर गया ही नहीं। साजू की गिरफ्तारी के बाद ऊंचाहार पुलिस के जवान गांव में डेरा डाले हुए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। रायबरेली चलते हैं, पंकज सिंह हमारे साथ है। पंकज की रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं, फिर पंकज से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिन 3 आतंकियों का नाम आ रहा है उसमें से रायबरेली के सलीमपुर गांव के रहने वाले मूलचंद उर्फ साजू का नाम भी आ रहा है। हमारे साथ उनकी पत्नी हैं सुधा। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। आपके पति को कौन उठाया है, क्या पता है आपको उनके बारे में? सर हमको कुछ नहीं पता। हम सुबह ना बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे थे और सब लोग ज़बरदस्ती हमारे यहाँ घुस गए। हम नहा के साड़ी भी नहीं ढंग से पहन पाए थे, ये लोग ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसते हुए चले गए। सब हमारे घर का तहस नहस कर दिया और हमारे घर का 2 हमारा फ़ोन, बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन जो मोदी जी ने कहा है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई है। कुछ नहीं बताए हमसे। तो नहीं आपके पति कहीं बाहर रहते हैं, क्या करते हैं? नहीं ये कहीं नहीं, उनका नियम रोज का है। बहुत अच्छे इंसान हैं, 4 बजे उठते हैं और सारा दिन या तो खेती किसानी करते हैं, अपना कुछ घर का काम किए, बस 9 बजे परवाना। तो कैसे पुलिस ने उठा लिया उनको? अब हम कुछ कहेंगे पुलिस वालों को तो कहो हम इनका कर डाल दें अंदर। बोले तो पुलिस वाले हमसे सुबह गाली गलौज करने लगे। हम सिर्फ उनका नाम पूछे तो हमको गाली देने लगे। तो ये मूलचंद की पत्नी थी सुधा। इनका कहना था कि हमारे पति कहीं बाहर नहीं जाते थे और पुलिस आकर यहाँ पर उठाई, अचानक उठाई और हम लोगों को पता भी नहीं कि क्यों उठाया। फिलहाल यहाँ पर सुधा अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। रायबरेली कैमरामैन के साथ पंकज सिंह, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क। तब भाई हमारे घर में थे नहीं और फिर उस तरफ से आए, जैसे ही आए तैसे उनको उठा लिए तुरंत। क्या आपके भाई कुछ समय से बाहर थे या कहीं बाहर काम करते नहीं थे? कभी नहीं। कितने दिनों से बाहर नहीं गए? वो कभी नहीं गए। 5 साल प्रधान जी रहे हैं, हमारे प्रधान जी के साथ थे। अब की बार प्रधान जी हार गए हैं, कभी गए नहीं? नहीं कहीं वो नहीं जाते आते, वो कहीं आते जाते है ही नहीं। यहाँ तक बहन बिटिया के यहाँ तक ही नहीं जाते। तो जो आतंकी उनको बताया जा रहा है कि वो आतंकी हैं, ये सब पाकिस्तान से संबंध ये सब गलत, झूठा उनको फंसाया जा रहा है, बस वो कोई बात नहीं। अब सर ये तो हमेशा हमको यहीं पे दिखे हैं, जो है 5 साल हमारे साथ रहे। नरेगा मुंशियाना नरेगा में काम करते थे और यहाँ पे कोई मतलब इनके द्वारा गांव से पूछ लिया जाए, कोई हरकत भी नहीं है इनकी। रायबरेली से हुई इस गिरफ्तारी पर पंकज सिंह से बात कर लेते हैं। पंकज सिंह, घर के लोग कह रहे हैं कि बेकसूर हैं, कहीं घर से बाहर जाते नहीं हैं, फिर एटीएस को और पुलिस को शक किस बात का था यहाँ पर? पुलिस ने यहाँ पर उठाया तो आतंकी कनेक्शन होने का उनको शंका था कि नहीं वो आतंकी कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से उनके संपर्क हैं और वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। एटीएस ने इसी शक पर यहाँ उठाया, लेकिन जिस तरह से गांव वाले और जिस तरह से परिवार वाले बोल रहे हैं कि वो गांव से कभी बाहर नहीं गया है, कभी रिश्तेदारी तक नहीं गया है, उस तरह से इनकी अगर माने तो कभी बाहर नहीं गया, किसी से कोई संपर्क नहीं था, वो खेती किसानी करता था। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत सनसनीखेज तरीके से बता दूं कि एटीएस ने इसी गांव के एक जमील को भी उठाया है, जिसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जमील 4 से 5 साल पहले मुंबई में रहता था और उसके ऊपर कुछ संदिग्ध केसेस भी हैं और वो नशे का आदी था।
पूरी तरह से नशे में धुत रहता था, चाहे गांजा हो, शराब हो, इस तरह की नशे वो किया करता था। और उसी के संपर्क में ये साजू भी रहता था कि नशे का थोड़ा सा ये भी आदी था, और कहीं न कहीं एक दूसरे का संपर्क इस बात को लेकर था कि नशे को लेकर, शराब पीने को लेकर, गांजा पीने को लेकर, इस तरह से को लेकर जो है वो जमील के संपर्क में था। लेकिन साजू कहीं बाहर नहीं गया था। जमील बाहर रहता था पहले, लेकिन 3-4 साल पहले वो गांव वापस आ गया। उसके बाद वो पूरी तरह से यही गांव में ही रहता था, और वो कहीं न कहीं नशे को लेकर सुबह से शाम तक पूरा लगा रहता था। तो अगर देखा जाए तो जमील को पुलिस ने उठाया, एटीएस ने उठाया, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। तो जो कनेक्शन अगर हो सकता है तो वो कहीं न कहीं जमील और साजू का कोई रिलेशन हो सकता है। लेकिन अगर साजू के परिवार वालों की माने, वो हमने देखा पंकज, वो हमने देखा कि उनके परिवार वाले कैसे साजू को बेकसूर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो घर से बाहर जाता ही नहीं था, और सभी ने लगभग एक ही तरह की बात की। लेकिन ये आपने एक और महत्वपूर्ण अपडेट हमारे दर्शकों को दी है कि इसी गांव से, रायबरेली के इसी गांव से जमील नाम के एक युवक को भी एटीएस ने उठाया है, लेकिन अभी तक कुछ भी उसके बारे में सार्वजनिक नहीं किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक, अविनाश, मोइन और पंकज, इन तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम